गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम चैप्टर 2 पर थे, नर से नारायण। पेज नंबर 9 पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। पेज नंबर 9 है और 9 पे मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग। तो वाक्यों में प्रयोग तो आपको करना है। कान में भनक पड़ना, कुछ बात पता चलना, त्राही त्राही मचना, बहुत अधिक मुसीबत आ जाना, दो चार आंसू बहाना, दिखावा करना, घर फूंक तमाशा देखना, दूसरों को दुखी देखकर दूसरों की सहायता नहीं करना या दुखी देखते रहना, भगीरथ प्रयत्न करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति अलग होती है, मुहावरे अलग होते हैं, पहले बता चुकी हूँ। दोनों में अंतर होता है, इसलिए लोकोक्ति को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी लोकोक्ति है और कौन से मुहावरे। उसके बाद है निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कीजिए। तो ये वाक्य हैं, इनको रूपांतरित मतलब हमको वाक्य बदलना है। वाक्य परिवर्तन, वाक्य रूपांतर एक ही चीज होती है। वाक्य अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो या वाक्य की शुद्धि कीजिए, वो अलग होता है। बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैराकर खुश हो रहे थे। संयुक्त वाक्य, बच्चे कागज की नाव बना रहे थे और घर की गंगा जी में तैराकर खुश हो रहे थे। बच्चों ने, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि बच्चों ने कागज की नाव बनाई और घर की नदी में तैराई। दूसरा है मेरी सौंदर्योपासना अविचलित रही क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। अब इसको सरल वाक्य करना है। मेरी सौंदर्योपासना अविचलित रही, ऐसा कई बार हो चुका है। या आप ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कई बार हो चुका था, मेरी सौंदर्योपासना अविचलित रही। ऐसा कई बार होने के कारण मेरी सौंदर्योपासना अविचलित रही, ऐसा भी हो सकता है। सुबह उठकर जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। जब सुबह उठा तब जल प्लावन का व्यापक दृश्य देखा। या जैसे जब उठा, जब तब, जो है सो है, करोगे तो मिलेगा, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। जब सुबह उठा तब जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ठेस। ठेस पाठ है। ठेस पाठ में कहानीकार जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जो भी मैंने उनका जन्म मृत्यु सब लगवाया है, इनकी रचनाएं, इनको पद्मश्री से सन 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और 1952 में राजनीति से संन्यास लेके साहित्य सेवा भी करने लगे। 10 साल उन्होंने राजनीति भी की है। 1970 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1977 में इनकी डेथ हो गई। मैला आंचल अग्निखोर। मैला आंचल इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और बहुत फेमस भी है। तो ये आप अंडरलाइन किया हुआ है, वैसे आपको मैं करवा चुकी हूँ, एक बार और आप अभी कर लो क्लास में मेरे साथ साथ। और फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक कथाकार या आंचलिक कहानीकार के नाम से भी जाना जाता है। आंचलिक कथाकार या आंचलिक कहानीकार का मीनिंग होता है कि जो अंचल, किसी एक जैसे शहर हो, गांव हो, वहाँ के बारे में कथा का लिखते हैं या जो भी उनका लेख होते हैं, उसमें आंचलिक वातावरण का, आंचलिक बोली का, आंचलिक रीति रिवाजों का समावेश भी होता है। किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में यदि वो कुछ लिखते हैं तो वहाँ के बोलचाल को भी बताते हैं, वहाँ के खान पान को भी आपको लेख में, कहानी में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक कहानीकार भी कहा गया है। और ठेस कहानी
बहुत बार एग्जाम में आता है कि ठेस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो ठेस कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। ठेस एक कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं, और ठेस कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। और अभी जब एग्जाम हुए थे तब भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि सिरचन क्या क्या बनाना जानता था। तो गूगल फॉर्म में तो आपको सिर्फ टिक करना था। तो मैंने ऑप्शंस दिए थे, शीतल पाटी और क्या बोलते उसको, मोढ़े, और नहीं शीतल पाटी, और ऐसे कुछ दो गलत दिए थे। तो बहुत सारे लोगों ने गलत पे टिक किया हुआ है, क्योंकि टिक करना है तो किसी पे भी टिक कर दो, ऐसा नहीं होता ना। जब आपको सिर्फ टिक करना है, आपको राइटिंग का कुछ नहीं दिया, एटलीस्ट पढ़ाई करके आपको देना पड़ेगा। और ये आपकी जो टिक लगाने वाला गूगल फॉर्म का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, ये इसमें तो आपको प्रैक्टिस हो जाती। आपके ऑब्जेक्टिव्स रेडी करने के लिए तो दिए थे आपको ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें भी गलत। किसी ने रस्सी पे लगाया टिक, किसी ने पता नहीं क्या शीतल पार्टी लगाया। बहुत सारे जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्होंने शीतल पार्टी को भी टिक किया है। तो और ये अभी जैसे इसने पूछा था मेरे से किसी बच्चे ने कि शीतल पार्टी मतलब क्या होता है। तो सिरचन जो शीतल पार्टी हाथ से बनाई जाने वाली दरी जैसी होती है। शीतल पार्टी इसलिए बोला जाता है, पार्टी मतलब बैठने के लिए जो हम यूज़ करते हैं आसन, और शीतल मतलब इसलिए क्योंकि वो पुराने कपड़ों से और कॉटन के धागों से बनाई जाती है जो बहुत ठंडा होता है। तो शीतल पार्टी का उपयोग नीचे ज़मीन पर बैठने के लिए या ठंड के दिनों में गर्मी के दिनों में किया जाता है, जब वो ठंडा भी रहता है और नीचे आपको ठंडक भी देता है। गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी नहीं लगती। सिरचन बहुत हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती है, मोढ़े, चिक और शीतल पाटियाँ, दरियाँ, जो ऐसे गर्मी के दिनों में यूज़ होते हैं, ऐसी चीज़ें हाथ से बना के और काम करता था। लेकिन वो स्वाभिमानी बहुत था, उसको अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था। वो काम तो करता था, लेकिन उसको जहाँ समझ में आ जाता था कि यहाँ मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे खाने को कुछ अच्छा नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो अधूरा काम छोड़ के भी चला जाता था, या काम को बहुत जैसे तैसे निपटा के पूरा करता था। तो इस कहानी में, ठेस कहानी में जो पात्र है सिरचन, उसके स्वाभिमान के ऊपर केंद्रित ये कहानी है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद पेज नंबर, ये कहानी हमारी पढ़ी हुई है पेज नंबर 14 पे, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी हैं। पेज नंबर 15 हम आज देखते हैं। पंक्ति का भाव विस्तार। खाने पीने में एक चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। सिरचन काम तो बहुत अच्छा करता था, लेकिन वो उससे काम करवाने का एक तरीका होता था। उससे काम आप अच्छे से बोल के, उसको रिस्पेक्टफुली बात करके, या उसको खाने के लिए अच्छा कुछ दे के आप करवा सकते थे। यदि खाने पीने में कमी हो जाए या खाना पीना विथ रिस्पेक्ट नहीं मिले, मतलब उसको सम्मान के साथ नहीं दिया जाए, तो उसको काम करना पसंद नहीं आता था, और वो काम जैसे तैसे कंप्लीट करके और छोड़ के भी चला जाता था, या काम अच्छे से नहीं करता था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया है कि खाने पीने के लिए काम नहीं करता था। वो खाने से ये समझ जाता था कि इस घर के लोग उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, या अपनी ही तरह समझकर अच्छे से खाना दे रहे हैं। क्योंकि कई लोग उसको खाने में रूखा सूखा नाश्ता दे देते थे, जो बची हुई रोटियां हैं या बचा हुआ खाना है, उस प्रकार का खाना उसको देते थे। तो ये चीज़ें वो समझ जाता था, और क्योंकि उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती थी, उसको बुरा लगता था, इसलिए वो काम को भी उसी प्रकार से पूरा करता था। इसके बाद इसमें दिए हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों को छाटकर। विदेशी मतलब जो दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं वो। इलाका विदेशी शब्द है। किसान तद्भव, फैशनेबल विदेशी। प्रबंध तत्सम, खुशामद विदेशी। अफसर विदेशी। खेत तद्भव। पनियाई देशज। जतन देशज। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनका समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी बताइए। खेत खलिहान, खेत और खलिहान, खेत या खलिहान, खेत अथवा खलिहान, इसलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास। यथास्थिति में सबसे पहला जो पद है, दो पदों से मिलकर समास बनता है, तो यथा प्लस स्थिति,
तो यथास्थिति को यदि हमने अलग अलग किया तो यथास्थिति में पहला पद है यथा। यथा शब्द क्या है? अव्ययी शब्द है। ये किसी भी परिस्थिति में या किसी भी संज्ञा में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए यथा स्थिति जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास में आएगा। दशानन बहुब्रीहि समास, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, इसलिए बहुब्रीहि समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, इसलिए ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। मुहावरे का अर्थ दुम हिलाना, चापलूसी करना, मुंह लटकाना, उदास हो जाना या बुरा लगना, कान पकड़ना, माफ़ी मांगना, फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक दुखी होना। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे रहीमन विलास। रहीमन विलास को कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ओके बेटा, चलिए बाय एवरीवन।